नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। मैं शमशाद अनवर, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव के बारे में देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल और बीजेपी का तंत्र जो कुछ दावे पिछले दिनों से कर रहा हो, पर सच्चाई यह है कि आज की तारीख में बिहार में कांटे की टक्कर है। और जमीनी सच यह है कि बिहार में पहली बार दोनों क्षेत्रीय पार्टी यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी दोनों ही पिछली बार से और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों, पिछले 7-8 दिन की जितनी भी रैली बिहार में हुई, अगर उसका अवलोकन करें, चाहे वह नरेंद्र मोदी की रैली हो, चाहे वह अमित शाह की रैली हो, नीतीश कुमार की रैली हो, या फिर विपक्ष की तरफ से महागठबंधन की रैली हो या प्रशांत किशोर की रैली हो, सबसे अधिक जनता का अगर रिस्पांस है तो वह तेजस्वी यादव राहुल गांधी की रैली में है। इस तरह का ग्राउंड असेसमेंट है। और एक बड़ी बात जो सामने ऊपर आ रही है कि तेजस्वी के साथ जो युवा वोटर है जैसे टूट पड़ रहा हो, खासकर जो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष का 29 वर्ष का वोटर है, जेनजी आप उसे कह सकते हैं, जनरेशन जेड वोटर इसे कहते हैं, इसका रिस्पांस सबसे ज्यादा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आरजेडी का जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, जो बड़ा चंक है, पूरी तरह से इंटेक्ट है, एक मुश्त ट्रांसफर कर रहा है। और इसके साथ अगर यह 25% युवा वोटर जुड़ता है और इस मोमेंटम को अगर तेजस्वी यादव बरकरार रखते हैं, आने वाले 10-12 दिन तक बड़ी जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव फिर इस बार बाजी पलट सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज की तारीख में बिहार में कौन आगे चल रहा है, यह तस्वीर पूरी तरह से क्लियर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की आरजेडी की, बात कर लेते हैं महागठबंधन की, बात कर लेते हैं। पिछली बार महागठबंधन में तेजस्वी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, बल्कि यूं कहें कि 2020 के पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 75 सीट उनको मिली थी। इस बार का जो ग्राउंड असेसमेंट है, मतलब अगर आप जमीनी आकलन करें तो देखेंगे कि सीट वाइज उसे ऐसा लगता है, खैर आगे और मैं डिटेल से बताऊंगा, कि 70 से 80 सीटों पर तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है। 80 के ग्राफ तक वह पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आज से 6-7 दिन बाद ही मोमेंटम और बढ़े, यह सीटें आगे भी हो सकती हैं, पीछे भी जा सकती हैं। आज की तारीख में 80 सीटों तक तेजस्वी पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां पर जो बड़ी बात है कि 80 सीट जीतकर भी तेजस्वी सरकार नहीं बना सकते अपने दम पर। उन्हें कम से कम 42 सीट और चाहिए होगी, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है बिहार की विधानसभा में, 243 की विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वह 122 है। उस फिगर तक पहुंचने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए 42 सीट और चाहिए। अब सवाल यह है कि तेजस्वी के जो बाकी साथी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टनर कांग्रेस है, उसके बाद लेफ्ट है, उसके बाद मुकेश सहनी साहब हैं, फिर एक गुप्ता जी भी हैं, आईपी गुप्ता, क्या ये जो साथी हैं 42 सीटें जीतकर तेजस्वी के झोली में डाल सकते हैं? क्योंकि जब तक यह सीटें झोली में आती नहीं, सर पर ताज पहनना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा तेजस्वी के लिए। एक बात और भी शामिल करना चाहूंगा कि तेजस्वी की ताजपोशी तभी मुमकिन है जब कांग्रेस बेहतर रोल अदा करे, बेहतर प्रदर्शन करे। और इसके लिए कांग्रेस को, राहुल को, प्रियंका को, पूरी कांग्रेस को हर सीट पर जी तोड़ मेहनत करनी होगी। पिछली बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। एक बड़ा झटका दिया था तेजस्वी यादव को, आप कह सकते हैं।
इस बार क्या कांग्रेस 19 से बढ़कर 25-30 सीट तक पहुंच सकती? और अगर 25-30 सीट तक कांग्रेस पहुंच रही है, फिर लेफ्ट पार्टी साथ दे रही है, छोटी पार्टियां साथ दे रही हैं, तेजस्वी यादव का तो फिर एक बात तय मानिए कि 14 तारीख का दिन तेजस्वी का नाम हो सकता है। लेकिन सफर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बीच में अमित शाह हैं, मोदी हैं, उनका सिस्टम है, चुनाव आयोग है, पैसा है और भी बहुत कुछ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह तो बताने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव किस पायदान पे खड़े हैं, नीतीश कहां पर खड़े हैं, कांग्रेस का क्या रोल रहेगा। लेकिन एक और प्लेयर है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर के बिना बिहार चुनाव की चर्चा नहीं की जा सकती है। प्रशांत किशोर जो नई पार्टी है, उनकी पार्टी जनस्वराज 80 से ज्यादा सीटों पर ठीक ठाक तरीके से लड़ रही है। कुछ सीटें भी मिल सकती हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा कितनी सीट प्रशांत किशोर को मिल सकती है और कितना वोट परसेंटेज उनका हो सकता है इस बार। और प्रशांत किशोर अगर मजबूती से लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, किसका वो नुकसान कर सकते हैं, तेजस्वी यादव का, जनता दल यूनाइटेड का या बीजेपी का? यह सब भी मैं बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन पहले कांग्रेस की बात करते हैं। क्या कांग्रेस इस तरह की सीट ला रही है जो तेजस्वी को शपथ लेना आसान हो जाए? क्या पिछली बार की तरह कांग्रेस मायूस तो नहीं करेगी जैसे पहले किया था 2020 के चुनाव में? क्या कांग्रेस 25 सीटों के ऊपर निकल रही है? इधर इलेक्शन कमीशन भी है, इलेक्शन कमीशन के भी बिना बिहार चुनाव की चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। हालांकि सर्वे का माना जाए तो डबल डिजिट में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी नहीं आ रही है जी। माना जाए तो डबल डिजिट में रामविलास के चिराग पासवान नहीं आ रहे हैं और डबल डिजिट के नीचे ही रहेंगे। कांग्रेस का 30 के आसपास आने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में या कांग्रेस का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन होगा। हालांकि लेफ्ट की बात किया जाए तो पिछली बार 12 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 2025 में 18 पर जबरदस्त मजबूत कंडीशन में है। हालांकि कई जगह पर आमने सामने है कांग्रेस और लेफ्ट, लेकिन 15 तक तो जा ही सकती है। सीपीआई सीपीएम को जो 4 सीट थी वह आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। पिछली बार की लेफ्ट की पूरी सीट 16 थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि 20 या 25 पर जाकर रुकेगी। इधर महागठबंधन के घटक दल आईपी गुप्ता हैं जो ओखो सहरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन का जितना सा रुझान है, जितना भी रुझान है, अगर उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो आईपी गुप्ता वहां चुनाव जीत रहे हैं। एनडीए का वोट तो मुन्ना जी काट रहे हैं जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, वहां सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री जिनको घोषित किया जा चुका है, मुकेश सहनी, अगर उनका देखा जाए तो 4 से 6 सीट ही वह ला पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन का अभी जो ग्राफ है। लेकिन जो सीट उनको मिला हुआ है तो सीटों के हिसाब से बहुत ही जगह है जहां पर उनके खिलाफ माहौल है। इस हिसाब से मुकेश सहनी 4 से 6 सीट ही ला पाएंगे, इससे अधिक मुश्किल है। जब से ग्राउंड पर एनडीए ने सवाल उठाने शुरू किया, तब से राजद के पोस्टर से लालू यादव ही गायब हो गए। पोस्टर से लालू को हटा दिया गया, क्योंकि अब लालू की जरूरत नहीं रही। अब तेजस्वी चाहिए बिहार को। बिहार के लोग चेहरा देख रहे हैं। इस स्थिति में लालू का फोटो बिल्कुल गायब कर दिया गया, क्योंकि अब लालू के फोटो से नुकसान हो रहा है। लालू की कोई अब जरूरत ही नहीं रही। अब जरूरत है तेजस्वी की। जनता तेजस्वी को देख रहा है, लालू को नहीं देख रहा है। लालू और तेजस्वी में काफी बुनियादी फर्क भी है। तेजस्वी ने कहा कि हम हर घर को नौकरी देंगे, धर्म में कोई फर्क नहीं करेंगे, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब को हम नौकरी देंगे। कोई रिजर्वेशन की बात उसने नहीं किया। हालांकि जो पिताजी किए हैं, लालू जी किए हैं, उनके लिए तेजस्वी यादव कई बार माफी मांग चुके हैं। इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट कहा था कि माता पिता के राज में जो गलतियां हुई होंगी तो उसके लिए कृपया मुझे माफ कर दें और हमें अवसर दें। इतनी बड़ी बात आप समझ सकते हैं, कितनी बड़ी पार्टी का लीडर अगर यह बात कहा तो कुछ तो है, फर्क तो पड़ता है। और जो नौजवान हैं, जो जैन जी, आज के डेट में जैन जी कहा जा रहा है, उनका कहना है कि हमें रोजगार चाहिए। तेजस्वी रोजगार की बात कर रहा है, हर घर नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ नौजवान जुड़े हैं, नीतीश के साथ महिलाएं जुड़ी हैं। महिलाओं में उनका अच्छा खासा ग्राफ है, लेकिन सिर्फ महिलाओं से क्या आगे बढ़ जाएंगे? देश में आज के तारीख में अगर देखा जाए तो नौजवान सबसे आगे है, जिनको जैन जी कहा जाता है। यही जैन जी 18 से 25, 18 से 28 वाले हैं, जो यह एनर्जेटिक फोर्स है, जिन्होंने नेपाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया। लेकिन देखा जाए तो जैन जी में और नौजवान लड़कियां भी आनी चाहिए, जो तेजस्वी की सभा में कहीं नहीं दिख रही हैं। हालांकि नीतीश की सभा में केवल 10,000 वाली महिलाएं नहीं दिख रही हैं, वह नौजवान लड़कियां भी देखी जा रही हैं। ऐसे में हम यह नहीं कह सकते कि जैन जी पूरी तरीके से तेजस्वी के साथ खड़ा है, लेकिन जो परसेंटेज रहा है वह तेजस्वी के साथ रहा है। हालांकि 2006 में नीतीश कुमार ने जब साइकिल बांटना शुरू किया तो पहले लाट में ही 2-3 सालों तक लड़कियों को साइकिल मिला। आज वही लड़कियां अब महिलाएं हो चुकी हैं, वही आज नीतीश की कतार में खड़ी हैं। सवाल यह उठता है कि बिहार के अंदर जो महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड है, अगर उनमें से 30% जैन जी के अंदर से 30-35%, यानी 1/3 भी महिलाओं का 18 से 28 के बीच के 1/3 वोटर को भी अगर महिलाओं में तेजस्वी यादव अपने साथ लेकर के गए तो मैं मानता हूं कि 75 नहीं वह 90 सीटों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो 60 सीटों तक ही सिमट रहे हैं। यह मेरा मानना है। बॉयज स्कूल, बॉयज पटना उनके साथ लग रहा है, गर्ल्स स्कूल नहीं आ रहा है। को एजुकेशन अगर हो, लेकिन लड़के और लड़कियां दोनों अगर साथ हो तेजस्वी के, तो बात बन जाएगी, 90 तक पहुंच सकते हैं। और तेजस्वी का रथ बिल्कुल समय पर रफ्तार पकड़ रहा है। अब देखते हैं बिहार का पहला फेज का चुनाव। बिहार का पहला फेज का जो चुनाव है वह 6 तारीख को है। अब 6 तारीख को जो इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन का जो ट्रेंड होगा, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आगे के सभी चुनावों के चरणों पर पड़ना है। अगर हवा निकल गई कि तेजस्वी जीत रहे हैं तो फिर तेजस्वी की आंधी में कहीं बचेंगे नहीं। अगर नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं पहले फेज में कि साहब, तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी और मैदान नीतीश कुमार ले जाएंगे। उसके बाद जो बीजेपी का जो तिकड़मबाजी चल रही है वह अपने आप खाने बंद हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि बिहार के लोग राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा के आधार पर भी वोट करेंगे। पहले फेज के जो 6 तारीख का जो वोट होगा, उस वोट के बाद हवा का रुख पता चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। पोलिंग ट्रेंड्स होंगे, वोटिंग का जो पैटर्न इमेज होकर आएगी, क्योंकि एग्जिट पोल में सार्वजनिक ना किया जाए लेकिन फीडबैक मिल जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज को, सेफ्रोलॉजिस्ट को 6 तारीख की शाम तक एक पिक्चर क्लियर होगी कि बिहार का चुनाव किस तरह जा रहा है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर डबल डिजिट में ना आ पाए, लेकिन कुछ सीट वह निकाल रहे हैं। एनडीए का हो, एनडीए का ही वह सीट है, एनडीए का ही वोट काट रहे हैं। 34 सीट पर बीजेपी परेशान है प्रशांत किशोर से। अगर 10 सीट को जीत भी सकते हैं और कई ऐसी सीट होंगी जहां पर वह रनर अप होंगे, नंबर 2 पे रहेंगे, सीधे सीधे देखा जाए तो बीजेपी को ज्यादा डैमेज करेंगे। 34 सीट फंसी है बीजेपी की। और अमित शाह जाहिर है कि 6 तारीख से पहले इस मामले को जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। खैर, चुनाव अभी भी बहुत ओपन है। 14 तारीख को क्या होगा, जिस तरह की बहस जमीन पर हो रही है,
जमीन पर ऐसा ही लग रहा है कि तेजस्वी महागठबंधन को धीरे धीरे एडवांटेज मिल रहा है। फाइट टफ है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे तरजीह इस बात पर भी देनी पड़ेगी कि भाई सिस्टम जो सारा है इसमें मशीन भी है, अमित शाह जी हैं, मोदी हैं, चुनाव आयोग भी है, डबल इंजन की सरकार भी, ऑब्जर्वर भी है, पुलिस भी है। ये सारा जो सिस्टम है वो शाह साहब के हाथ में है, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसे भी जेहन में रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार।